तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ का इंजन रहा है, लेकिन अभी उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रोथ रेट स्लो हो रही है। क्या है वजह, देखते हैं खास रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इन दिनों मुश्किलों में है। लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इंजन की भूमिका निभाने वाले चीन को पहले डिफ्लेशन की चुनौती परेशान करी है। अभी डिफ्लेशन से पार पाने का रास्ता भी नहीं मिला था कि बेरोजगारी ने चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल के समय में हर महीने बेरोजगारी नया रिकॉर्ड बना रही है। जून महीने के आंकड़े बताते हैं कि चीन में 16 से 24 साल के हर 100 युवाओं में करीब 21 लोग के पास काम नहीं है। इस एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर जून महीने के दौरान बढ़कर 21.3% पर पहुंच गई है। 16 से 24 साल के युवाओं के मामले में बेरोजगारी अभी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। इससे पता चलता है कि कैसे युवाओं को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है, जिनके पास या तो अनुभव नहीं है या कम है। मतलब चीन के युवाओं के लिए पहली या दूसरी तीसरी नौकरी खोज पाना अभी टेढ़ी खीर हो गई है। इस साल और पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि जनवरी में ही हर महीने इस एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची में उनका नाम शामिल हुआ है। बीते 2 महीनों में अडानी शेयरों में लगातार इजाफा होने से ये मकाम हासिल किया है। कितनी प्रतिशत बढ़ी है संपत्ति अडानी ग्रुप की, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में अचानक उछाल देखने को मिला है। इसके चलते वहां एक बार फिर से दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज 24 घंटे में गौतम अडानी की नेटवर्क 2.92 अरब डॉलर या करीब 24,268 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। गौतम अडानी की संपत्ति में अचानक आए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उछाल के चलते वे दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट में अब 20वें पायदान पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ ताजा बढ़ोतरी के बाद 63.8 अरब डॉलर हो गई है। शेयरों में आई तेजी के चलते अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 11 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद देखते ही देखते अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर टूटते चले गए थे। वहीं कुछ स्टॉक्स तो 80% से भी ज्यादा गिर गए थे। हालांकि बीते 2 महीने में अडानी के शेयर में फिर से वापस तेजी नजर आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वे 2 महीने के भीतर ही टॉप 30 से भी बाहर हो गए थे। अडानी की संपत्ति में इस साल अब तक 56.7 अरब डॉलर की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाखों सैलरीड टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के बोर्ड ने बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने क्या किया बड़ा बदलाव, कैसे बढ़ेगी लोगों की इन हैंड सैलरी, देखते हैं खास रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाखों सैलरी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। डिपार्टमेंट ने रेंट फ्री होम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। ये बदलाव जल्द ही अमल में आ जाएंगे और इनके प्रभावी होने के बाद कई सैलरी टैक्स पेयर्स की इन हेड यानी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। CBDT ने अधिसूचना में बताया कि प्रस्तावित बदलाव अगले महीने की शुरुआत से लागू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार वैसे कर्मचारी जिन्हें नियोक्ताओं की तरफ से रेंट फ्री एकोमोडेशन की सुविधा दी गई है, अब पहले से ज्यादा बचत कर पाएंगे और उनकी टेक होम सैलरी बढ़ जाने वाली है। मतलब बदलाव से प्रभावित कर्मचारियों की टेक होम सैलरी अगले महीने से बढ़ जाएगी, क्योंकि नए प्रावधान 1 सितंबर 2023 से लागू हो रहे हैं। इस फैसले का असर होगा कि जो कर्मचारी अपने नियोक्ता की तरफ से उपलब्ध कराए गए रेंट फ्री घरों में रह रहे हैं, उनके लिए किराए का कैलकुलेशन अब बदले फॉर्मूले के हिसाब से होगा। इसका मतलब हुआ कि अब टोटल सैलरी से कम कटौती होगी, जिसका मतलब अंततः हर महीने की टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। आज जब दुनिया ने अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के निशान और चीन की विस्तारवादी नीति के नतीजे बेहद करीब से देख लिए हैं, तो भारत की साख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या है इसकी वजह, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत ने पिछले साल यानी 2022 के दिसंबर महीने में इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता हासिल की थी। अब 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में G20 नेताओं की शिखर बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए बने सम्मेलन भवन में होगी। G20 से जुड़े अब तक जितने भी कॉन्फ्रेंस या बैठक हुई है,
उनमें भारत ने बड़े स्मार्ट तरीके से पिछले 75 सालों में भारत की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। G20 का महत्व इसलिए भी काफी बढ़ जाता है कि इस समूह के सदस्य देशों में दुनिया की कुल जनसंख्या का 67% रहता है। 67%, यह कुछ अधिक ही बड़ा हिस्सा है। वैश्विक जीडीपी में इस समूह का योगदान 85% है और वैश्विक व्यापार में 75%। इन संस्थान को अगर हमने ठीक से चला लिया और दुनिया को अपना कायल बना लिया तो भारत की धमक पूरी दुनिया में होगी। नई दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के साथ ही पूरे साल भर चले सम्मेलनों और बैठकों का अंत हो जाएगा। इसके बाद ही G20 के नेताओं का एक डिक्लेरेशन जारी होगा और उसी में भारत की भूमिका और नेतृत्व कौशल के जलवे देखने को मिलेंगे कि भारत कितने देशों को अपनी राह पर चलने पर सहमत कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि सत्ता में आने के बाद वह क्या कर लेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत को गीदड़ धमकी। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ अमेरिकी उत्पादनों पर भारत द्वारा उच्च कर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अगले साल सत्ता में वापस आने पर भारत को कर लगाने की धमकी दी है। गौरतलब है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। ट्रंप ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भारत में कर दरों में भारी कटौती की है, जबकि भारत यहाँ काफी ज्यादा कर लगाता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक समान कर लगे। भारत कर के मामले में बहुत आगे है। इसका हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगने वाले कर को देखने से साफ पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि भारत जैसी जगह पर कैसे ये किया जा सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि भारत हम पर कर लगा रहा है तो मैं भी ये चाहता हूं। आप लोग इसे प्रतिशोध या जो भी चाहे कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इमाम और मुअज्जिम को लेकर बुलाई कॉन्फ्रेंस पर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। विरोधी पार्टियों ने इस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर ममता पर खुलकर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति का आरोप लगा दिया। क्या वजीफा बढ़ाने से बंगाल में हासिल की जाएगी वोट बैंक की राजनीति? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इमाम को लेकर बुलाई कॉन्फ्रेंस पर भी राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। ममता ने इमाम, मुअज्जिन और पुरोहित के मुआवजे में सालों बाद बढ़ोतरी की है। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन राजनीतिक दल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ हद तक ममता बनर्जी ने धर्म कार्ड खेला है और इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों के वजीफे को बढ़ा दिया है। अब से इमाम को 3000 रुपए प्रति माह, मुअज्जिन को 2500 रुपए और पुरोहित को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ममता ने प्रत्येक श्रेणी के वजीफे में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि आरोप है कि ममता द्वारा धार्मिक स्थानों पर काम करने वालों को दिए जाने वाले वजीफे में मुसलमानों को खुश किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर के पुजारियों को सबसे कम वजीफा मिलता है। लोग पूछ रहे हैं कि पुजारी को मस्जिद के इमाम का आधा वजीफा क्यों दिया जाता है। ममता बनर्जी ने 2012 में इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को वजीफा देना शुरू किया। अभी तक इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। 11 साल बाद अचानक हुई बढ़ोतरी से साफ है कि ममता मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अभिनेता सनी देओल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। उनकी वजह, अब बीजेपी गुरदासपुर से नया प्रत्याशी उतरेगी। सनी ने आखिर क्यों की ऐसी घोषणा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। फिल्म गदर 2 की सफलता के बाद फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल इन दिनों चर्चाओं में है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की तरफ से कहा गया है कि राजनीति में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो आगे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में सनी देओल ने कहा कि अभिनेता बने रहना ही उनका पहला चुनाव है। वो जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे, वो सारे काम
वो अभिनेता रहते हुए भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो देश सेवा करे और वो कर रहे हैं। एक साथ कई काम किए जाना वो संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वहीं सनी देओल ने कहा कि एक्टिंग की दुनिया में उनका जो दिल करे वो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर कुछ कमिट किया जाए और फिर मैं उसे पूरा न कर पाऊं तो मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता है। आपको बता दें कि गुरुदासपुर लोकसभा सीट से सनी देओल बीजेपी से सांसद है। बीजेपी के लिए यह सीट बेहद अहम मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।